बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे हम कैपिटल वन टीवी की स्क्रीन से। मैं हूं आपकी मेज़बान आलिया कैसर और आज का प्रोग्राम हम नाम करने जा रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के। ख़ास तौर पर जब हम हायर एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन की बात करते हैं और फिर इनके चेयरमैन, उनकी कारकर्दगी, उनकी मौजूदगी और उनकी जानिब से की जाने वाली जो अपॉइंटमेंट्स हैं उन पर हम बात करेंगे। इससे पहले भी हम एक प्रोग्राम आप तक लेकर आए थे और उनमें हमने काफ़ी ज़्यादा बेनज़मियों और बेज़ब्तियों का जो है वो इंकशाफ किया था। इस प्रोग्राम में भी रहेंगे और आने वाले कुछ प्रोग्राम भी खासे इंटरेस्टिंग जो है वो होने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर हम आज के प्रोग्राम की बात करते चलें तो 2018 से जो इस वक्त हायर एजुकेशन कमीशन के मौजूदा चेयरमैन हैं तारिक बनूरी साहब, उनकी जानिब से की जाने वाली जो भर्तियां हैं उन पर हम बात करेंगे और जिन लोगों को फारिग किया गया उनके हवाले से भी कुछ अहम चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगी। कुछ कंसल्टेंट जो हैं वो सामने लाए गए हैं, उनका क्या किरदार है इस पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है नवीद सती साहब को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हायर एजुकेशन कमीशन की बात करते चलें तो यकीनन एक ऐसा इदारा है कि जिसने पाकिस्तान भर में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया और यूनिवर्सिटीज़ को और तालीमी इदारों को ये सिखाया कि कैसे नज़्म व ज़ब्त के साथ आगे चला जा सकता है। लेकिन पिछले कुछ अरसे की अगर हम बात करते चलें तो इसकी अपनी ही इतनी ज़्यादा बेज़ब्तियाँ सामने आ रही हैं, नज़्म व ज़ब्त में इतनी ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ दिखाई दे रही हैं कि एक बड़ा सवालिया निशान है हायर एजुकेशन कमीशन पर भी और इनके चेयरमैन पर भी। हमें आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है कि जो 14 कंसल्टेंट हायर किए गए हैं, क्या उनको मेरिट पर भर्ती किया गया है? इसके हवाले से काफ़ी चमगोइयाँ और बड़े सवालात भी उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, इस हवाले से सबसे पहले मैंने जो DG HRM हैं हज़रत बिलाल जो हायर एजुकेशन में हैं, उनसे मैंने टेलीफोनिक गुफ्तगू करने की कोशिश की। उनको मैंने RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत उनको क्वेश्चन भी भेजे कि मुझे ये बताया जाए, लेकिन वो अभी तक बताने से कासिर हैं। डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि वो हायर जो कमीशन है RTI के लिए उसको मैंने अभी लिख दिया है ताकि मुझे वहाँ से एटलीस्ट जो है वो ये इंसाफ मिल सके कि जो पब्लिक मनी है, जो डाटा है वो सरकारी तौर पर जो मौजूद है वो एटलीस्ट तो दिया जाए। उस पर भी वो ऐसे बैठे हुए हैं शायद कि जो उनकी कोई पर्सनल लाइफ पूछी जा रही है। देखिए, बहुत सी चीज़ें हुई हैं गुज़िश्ता 2 सालों में, स्पेशली 18 के एंड से यानी 2019 और 20 में जो वहाँ पर रेनोवेशन के नाम पर जो कुछ हुआ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अभी तक जो है वो परमानेंट यानी जो दायरा बनता है वो नहीं है और उसकी पावर्स कौन यूज़ कर रहा है। फिर इतनी अजीब और गरीब तरह की सूरत हाल सामने आई है कि अपने यानी मनपसंद लोगों को इसमें बैठाने के लिए HEC में, हायर एजुकेशन में, यानी आप एडवर्टीजमेंट में बड़ी बड़ी वो जो करते रहे हैं, तब्दीलियाँ करते रहे और सरकारी ख़जाने से जो है वो देखा। अब ग्रेजुएट लेवल के लोग अगर आप बैठाएंगे सिर्फ अपने मकासद को इस्तेमाल करने के लिए कि जी वो आएंगे, और पहले हमने देखा कि कुछ लोग मिनिस्ट्रीज में रहे हैं उनको वहाँ पे बैठाने के लिए। फिर अच्छा चलें, पहले के जो लोग थे वो तो यकीनन अब जा चुके हैं, नए लोग जो सामने आए हैं उनके हवाले से कुछ बात करते हैं। कितना मेरिट पे हैं, कितनी उनकी मौजूदगी ज़रूरी थी, और फिर जाहिर है कि जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का आपने जिक्र किया, टॉप पोजीशन पे जो है ये सिलसिला चल रहा है, तो ये पावर्स जो इख्तियारात हैं इनका फ़ायदा भी कहीं ना कहीं तो पहुँच रहा है, किसी को पहुँच रहा है। यही वजह है कि पोजीशन जो है वो मुस्तकिल नहीं हो पाई है। तो जो भर्तियाँ हुई हैं पहले उनके हवाले से बात कर लेते हैं, कितनी मेरिट पे हैं और कितनी बेहतरीन भर्तियाँ ये आप देखते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को मज़ीद बेहतर करने के हवाले से क्या कहते हैं? इस इदारे से जो लोग काम कर रहे थे, कुछ का टेन्योर कंप्लीट हुआ, डेफिनेटली वो फारग हुए, उनको नेक्स्ट उसमें नहीं किया गया। अब वो तो जो डॉक्टर रज़ा अहमद भट्टी हैं, मेंबर थे ONP के, डॉक्टर मोहम्मद जो है H भट्ट थे, डॉक्टर M लतीफ़ थे, एडवाइज़र थे R&D के, मिस्टर शफीक अहमद थे, डायरेक्टर थे HRD के, मिस्टर वसीम हाशमी थे, वो डायरेक्टर थे HRM के, HRD के, कि ये तो वो लोग थे चलो जिन्होंने टेन्योर पूरा किया और चले गए। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छे लोग इससे आएंगे, जो अच्छे काम कर रहे थे उनसे अच्छे लोग आएंगे कि जनाब तब्दीली भी आई है और फिर मेरिट को भी देखा जाएगा और मज़ीद हायर एजुकेशन में बहुत कोई अच्छी, क्योंकि हमारे यहाँ ये क्राइटेरिया बड़ा बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि क्राइटेरिया रख दिया गया है कि बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी में जो शख्स जो मर्जी करता हो, बेशक वो बाहर गेट के साथ उसके कोई चेयर लगी और वहाँ पर सिर्फ अंदर आने जाने की इजाज़त देता हो, उसको भी उठा के हम पाकिस्तान में ले आएंगे। हम कहेंगे जनाब ये तो कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जनाब इन्होंने सर्व किया, और ग्राउंड रियलिटी को वो नहीं जानते, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। और ये एक इदारे में नहीं है, ये बहुत से इदारों में हो चुका है।
ये तजर्बा ऑलमोस्ट फेल हो चुका है और मौजूदा हुकूमत की इसमें नज़र आ रहा है कि उनकी तजर्बा ना होने की वजह से मजीद उन्होंने कई इदारों को, जहाँ पर हम देख रहे थे कि हाल ही में हमने देखा वो बाहर गलत से किया। बहुत से लोग जो हैं वो चाहे IT का सेक्टर रहा है चाहे वो दीगर सेक्टर्स रहे हमारे, और fail हमने हुए, ये देखा कि वापस वहाँ गए, पे लोग आए जी वापस वो गए। नहीं कर सके अपनी ड्यूटीज अच्छा, पूरी। अब आपने कहा जी कि नए जो लोग हैं, एक तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे पहले जी। डॉक्टर अरशद अली, उनकी प्लेजरिज्म साबित भी हुई और फिर वो किस तरीके से अभी तक कोर्ट से जाकर उनके साथ यानी एक वो ब्लैकमेलिंग का चक्कर लगता रहा है और अभी मौजूदा चेयरमैन की ख्वाहिश यही है कि वो वापस आ जाएं और इसी खेल में उनको फ़ायदा क्या हुआ कि डेफिनेटली जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होगा तो पावर जो है वो चेयरमैन खुद यूज़ करता है, तो उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा भी उठाया और अभी तक 14 कंसल्टेंट जो हैं वो भर्ती किए हैं। ठीक है। अब उसमें आसिफ खान है, ये IT के कंसल्टेंट हैं। ठीक। रिजवान रशीद हैं, ये भी IT के कंसल्टेंट हैं। उमर मिस्टर उमर हैं, ये भी कंसल्टेंट हैं इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स के। कितने रिफॉर्म्स लाएंगे ये आपसे शेयर करेंगे। मिस्टर दाऊद मुनीर कंसल्टेंट हैं जनाब लीगल के और फिर रेगुलेटरी अफेयर्स भी ये देख रहे हैं। मिस्टर मंसूर कंसल्टेंट हैं लीगल और डॉक्टर जुल्फ़कार गिलानी है कंसल्टेंट एकेडमिक्स के। और फिर जब ये आए हैं उसके बाद इन्होंने जो रिफॉर्म्स लाने थे, जो कुछ करना था, बल्कि अपनी फैमिली को भी अब आस्ता आस्ता करके एडजस्ट कर रहे हैं। मिस्टर फैज़ आमिर है कंसल्टेंट प्लानिंग है। फजल मैकन है, इनके लिए जो कुछ किया उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके जो कुछ करते रहे हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। कंसल्टेंट इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स हैं और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनके लिए किस यानी लेवल पर उन्होंने तब्दीली करने की कोशिश की। डॉक्टर शहीन अली हैं, रेक्टर हैं NAHE, एक नया बनाया है प्रोजेक्ट है ये, एक वो आप समझाएंगे जी बिल्कुल। डॉक्टर ज़ारा ज़ुबैर हैं कंसल्टेंट हैं, ये भी NAHE के। और इसी तरह जाहिद हैं, वो कंसल्टेंट हैं SAP के। मिस्टर अरशद कंसल्टेंट हैं फाइनेंस के और जनरल रिटायर्ड हैं असगर कंसल्टेंट हैं CPAC के और ब्रिगेडियर रिटायर्ड सफ्तर कंसल्टेंट हैं CPAC के। और इस तरह के कई लंबी लिस्ट है। बाकी जो और इदारों में और जो लोकल भर्ती गए हैं वो किस किस के कहने पे भर्ती हुए हैं, ज़रा वो भी सियासी कुछ वाबस्तगियाँ हैं। कुछ मिनिस्ट्री से लोग कहे गए हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल इतना आपसे शेयर करता हूँ कि इस वक्त जो मौजूद हैं डॉक्टर जुल्फ़कार गिलानी, उन्होंने क्या किया है, वो उनको हायर किस मकसद के लिए किया गया जी। डॉक्टर जुल्फ़कार गिलानी साहब जनाब गिलानी साहब है, 2 साल हो गए हैं उनको। 12 पेजेस उन्होंने अभी तक किए हैं। इनिशियल गाइडलाइन उन्होंने मुकर्रर की है और इन्होंने करना था, करिकुलम पे काम करना था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो प्ले ग्रुप से लेकर आपको इंटरमीडिएट तक सारा का सारा सिलेबस आपको नजर आएगा, उनका काम भी नजर आएगा, उनका सिलेबस प्रिंट हो चुका है जी। और 1 अप्रैल से बाकायदा तौर पर पहली 5 क्लासों का पूरी पाकिस्तान में जो है यकसा निज़ाम तालीम आ रहा है, नज़र आ रहा है। हमें उसमें जाने का मौका मिला, देखा कि कैसे काम हो रहा है। अब इन मौसूफ ने 12 पेजेस अभी तक जो है वो सामने ले आए हैं और क्योंकि ये एक तो रिश्तेदार भी हैं और बड़े गहरे दोस्त भी हैं। चेयरमैन अच्छी सी जो इस वक्त डॉक्टर तारक बेनूरी हैं उनके, और एक तो इनकी जो इनकी पहले अपॉइंटमेंट है वो मुबैना तौर पर वही गैर कानूनी है। एडवर्टीज़मेंट नहीं दी गई, मैंने मांगा है उनसे, अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। कभी वो कह रहे हैं मुझे आवाज़ आती है, कभी नहीं आती। फिर मैंने उनको कहा कि आप मुझे क्वेश्चन भेजें, मुझे जवाब दे दें, वो अभी तक जवाब नहीं दे रहे। फिर वो एक बड़ी सैलरी जो है वहाँ से ले रहे हैं MP1 स्केल की। इसी तरह उनको नई गाड़ी भी दी गई है, 1600 cc गाड़ी दी गई है। फिर एक जो पहले से मौजूद थी गाड़ी वो भी, और ये यानी अजीब व गरीब एक नई गाड़ी भी दे दी गई, उससे पहले भी गाड़ी थी। और ये अगेंस्ट द रूल्स जो है ना वो चेयरमैन जो हैं हायर एजुकेशन तारिक बेनूरी साहब वो करते हुए नजर आए हैं। और वो इसीलिए कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पावर्स और बाकी दीगर चीज़ें भी करके फिर बंदा कहता है कि मैं बहुत ही जनाब सादा हूँ, बाहर से आके वो यानी आप मुझे ये बताएं 2 सालों में हम बार बार ये कह रहे हैं बाहर से आके जनाब लोग सर्व करते हैं, उनको अपने घर से बाहर कोई नहीं जानता, ना उनका काम है ना यहाँ पर उनको कोई जानता है। बाहर से उठा के चीज़ें अगर आप इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाए
कैसे आप पॉसिबल है कि आप उसको मैनेज करेंगे। और पाकिस्तान में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कुछ करती रही हैं, अब इन्होंने खुली छुट्टी दे दी थी उनको, और उसके बाद अब भी यानी उससे भी पैथेटिक कंडीशन बनी है। तो ज़ाहिर हायर एजुकेशन का जहाँ पे एक एक्सपेक्ट किया जाता था उससे। अच्छा, अभी जो कंसल्टेंट्स हैं जिनका आपने जिक्र किया, अच्छा मैं आपको इसे कंप्लीट कर लूँ। अभी तक 40 लाख तो इन्होंने सिर्फ TADA जो है ना वो किया है कि जनाब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ वो गाइडलाइन के लिए जनाब वो प्रिपेयर करते रहे हैं। उन्होंने ट्रैवलिंग की है, मीटिंग की है। हमने कहा कि वो हमें 4 मिलियन में बताया जाए कि उसमें ज़रा ब्रेकअप भी बताया जाए कि वो लगा कहाँ है। 12 पेजेस जो आपने बनाए हैं वो भी प्लेजरिज्म है, वो भी कॉपी पेस्ट उठाया है बाहर। आप उसको उठा के देख लें, किसी भी टेक्निकल बंदे को बताएं 12 पेजेस, तो आपको नजर आ जाएगा कहाँ कहाँ से कॉपी हुआ हुआ है। और कंसेप्ट जो है वो बाहर का यूनिवर्सिटीज का उठा के चोरी करके आप यहाँ पे अगर इम्प्लीमेंट करेंगे 12 पेजेस का, आप जो 2 सालों से MP1 स्केल की सैलरी भी विदड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ रुके नहीं है वो 2 कदम और आगे गए हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या करते रहे। फिर अब वो गाइडलाइन जो भी है वो आप अगर पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हायर एजुकेशन को समझते हैं, तो डेफिनेटली दे नो के वो इम्प्रैक्टिकल है पाकिस्तान में, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता। उसको उठा कर आप 12 पेजेस जो है ना वो आके पाकिस्तान में आइए शो करेंगे कि जनाब उसके लिए अभी तक करोड़ों रुपए पाकिस्तान का 22 करोड़ आवाम की टैक्स का पैसा लग चुका है इसमें। अच्छा, अब उसके बाद क्योंकि इस वक्त कभी कभी लग रहा होता है, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, कभी कभी लग रहा होता है कि डॉक्टर जो जुल्फ़िकार गिलानी वो खुद हायर एजुकेशन के चेयरमैन हैं, जो असर रसूख वो रखते हैं इस वक्त। और उन्होंने क्या किया कि अपने भाई को, इम्तियाज़ गिलानी को, चेयरमैन नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल का बना दिया है। और ये भी बगैर किसी क्राइटेरिया के, बगैर एडवर्टीजमेंट के। ठीक है। अच्छा, अब उसकी अपॉइंटमेंट उन्होंने क्वालिफाई कैसे किया इसके लिए? अगर किसी भी तरह की जो है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं दी गई तो वो कैसे क्वालिफाई करते हैं? डॉक्टर जुल्फ़िकार के भाई हैं तो क्वालिफिकेशन है, तो चेक नहीं किया गया। तारिक बनूरी के बड़े क्लोज रिलेटिव और दोस्त हैं, तो ये क्वालिफिकेशन यही है, पाकिस्तान में यही क्वालिफिकेशन है। और क्या क्वालिफिकेशन होनी है? और इससे आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा मजीद क्वालिफिकेशन क्या है, कि क्या क्या कुछ होता रहा है, अभी हो क्या रहा है। फिर उसके बाद एक तो ये है कि जस्टिफाइड ही नहीं है, वो एक इंजीनियर है, ठीक, और क्वालिफाई भी नहीं कर रहा। और फिर उसके बाद और चेयरमैन क्या है टेक्नोलॉजी काउंसिल का। अब मतलब इट वाज द राइट ऑफ अ टेक्नोलॉजिस्ट। अब पाकिस्तान में कुछ थोड़े टेक्नोलॉजिस्ट नहीं बैठे हुए, टेक्नोलॉजिस्ट को छोड़कर, ठीक है, उसको उठा दिया गया। और वो अगेन जो उनके ऊपर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि वो गैर कानूनी तरीके से सैलरी भी कुछ हद तक ले रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जनाब सैलरी नहीं ले रहे। गाड़ी भी उनको दी गई है, और बेदरेग जो सरकारी वसाइल हैं सरकारी ख़जाने से वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ देर पहले आप, जैसे आपने 14 कंसल्टेंट का जिक्र किया, तो आपने शाहीन अली का जिक्र किया है। डॉक्टर शाहीन अली के हवाले से जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो उठ रही है, काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, जो हमारी नॉलेज तक भी आई। ये कहा जा रहा है कि न्यूली जो इस्टेब्लिश अकेडमी है NI, उसके लिए इनको जब अपॉइंट किया गया तो एक तो इनकी एज के हवाले से सवाल आ रहे हैं, दूसरा इनकी अपनी जो कारकर्दगी है या क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया कि किस बेस पर जो है वो जो टेक्नोलॉजी काउंसिल है उसका चेयरमैन लगा दिया गया, तो इनको किस तरह से लगाया गया और क्या वाकई इनकी उम्र के हवाले से जो है वो सवाल जो उठ रहे हैं उन पर कोई रिसर्च है आपकी, कोई इन्फॉर्मेशन है आपके? देखिए, पाकिस्तान में क्राइटेरिया है कि जितनी बड़ी सिफारिश होगी इतना ही बड़ा आपका CV खुद बन जाता है। और बताया जाता है कि जनाब ये प्रेसिडेंट की तरफ से, प्रेसिडेंट ऑफिस से कॉल आई थी, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कॉल आई थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कॉल आई थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस से कॉल आई थी, ये जनाब उधर पिंडी से कॉल आई थी, ये पेशावर से कॉल आई थी। तो ये डेफिनेटली है क्राइटेरिया हमारा। CV क्या होती है। अब मैं बताऊँ कि जो आपने बताया डॉक्टर शाहीन अली, ज़ाहिर है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये चीज़ छुपती तो नहीं है ना। इनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, ओवर एज है। आप नया पाकिस्तान बना के जो नए लोगों को जॉब्स देनी थी, आप देखें हज़ारों की तादाद में नए जो PhDs हैं वो धक्के खा रहे हैं बाहर, जॉब्स नहीं है। और 65-70 प्लस जो है लोग बार बार आ रहे हैं, थोड़ी नहीं बार बार आ रहे हैं। और फिर उनको हेवी पर्क्स के साथ बड़ी सैलरीज पर उनको हायर किया जाता है। जी जी, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, फिर फैमिली के लिए क्या कुछ होता है। अब पहली बात है कि एक तो ये है कि उनको ये पहली ऑफिसर हैं ऐसी तारीख में, मुझे तो लग रहा है कि जो हमने स्टडी किया है, कि जिनको वर्चुअली वहाँ UK से इनको सिलेक्ट किया गया और फिर वहाँ से ही पाकिस्तान नहीं आई, वहाँ से ही उनको US से ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया।
अब जरा ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने अपने पर्सनल काम के लिए जाना था, उन्होंने कहा क्यों ना सरकार के खजाने से जनाब 22 करोड़ आवाम जब पाकिस्तान में भूखी नंगी घूम रही है तो वो यूके से यूएसए में सरकारी खजाने से चले गए हैं और तारिक बिनोरी साहब बाहर से आके ये इस मुल्क की हायर एजुकेशन को ठीक करने लगे हैं। इससे मतलब आप देख सकते हैं कि क्या विजन हो सकता है एक शख्स का जो इस तरह की चीज़ें नजर आएंगी। और फिर बल्कि हायर एजुकेशन के चेयरमैन ने उनको स्टैंप भी किया, अप्रूव भी किया कि उनको जनाब टिकट भी दिया जाए, ऑफिशियल टिकट, कि वो यूके से यूएसए जाएं। और बहाना कोई कोविड का लगा रहा है, क्या कर रहा है। कानून है कि और स्पेशली आप जब बाहर से किसी भी बंदे को हायर करते हैं फिजिकली तो उनको अपेयरेंस देनी ही पड़ती है, ज्वाइनिंग के बाद ही उनका कहीं ये पॉसिबल हो पाता है कि वो किसी भी इदारे की जानिब से मजीद जो एक्टिविटीज है वो कैरी कर सके। मेरिट आजकल ये है ना कि कॉल पे डिपेंड करता है ना, कॉल कहाँ से आई है। तो इतनी बेज़ब्तियों, इतनी बेज़ाब्तियों पर जो है क्या सोए पड़े हैं आला हुकाम, उनको नजर नहीं आ रहा कि सर अब जवाब मांगे हैं कोर्ट में भी कुछ लोग जा रहे हैं, अब देखें मजीद आगाह कीजिएगा क्योंकि काफी ज्यादा जैसे कि कंसल्टेंट्स के हवाले से आपने जिक्र किया लिस्ट में शामिल हैं। डॉक्टर शाहीन से अगर आगे हम बढ़ते हैं, डॉक्टर शाहीन के ज़रा गिलानी फैमिली से कहा जा रहा है कि बड़ा अच्छा इनका क्लोज तलक है। ये मैंने को कहा था यही सीवी होती है आपकी, बाकी आप बिल्कुल जो मर्जी करते रहें। आपको कहाँ अभी भी हुकूमत में भी आप देख रहे हैं कि वो वही लोग सामने आते हैं जो या तो चर्ब ज़बान होते हैं या फिर उनके बैकग्राउंड कोई होता है, वही लोग डिफेंड करते हैं। यही पोजीशन आपको महकमों में मिलती हैं। अब टैलेंट को तो नहीं देखा जाता ना जनाब कि आपका क्या है। और फिर मैंने आपको पहले भी कहा कि एक तो एक पाकिस्तान में जो जब से बाहर के लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, आप मुझे बता दें कितने एक लोग बाहर से आए हैं और इन मुल्क के कितने इदारे ठीक हुए हैं। कभी इस चीज़ पर किसी ने बात की है? बाहर से आते हैं, ड्यूल नेशनल होते हैं, आते हैं, खाया पिया एंजॉय किया, अपने लोगों को बाहर के लोगों को बुलाया। अब यही तारिक बिनोरी साहब ने बाहर से लोगों को कहीं को टिकट लेके बुलाते रहे, घुमा फिर आगे वापस भेजते रहे, क्योंकि हायर एजुकेशन का पैसा ज़ाया करना है। और दूसरी तरफ आपको कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेचारे पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। नहीं, सबसे अहम बात तो ये है कि जैसे ये आपने भी हाईलाइट किया और ये हमारी भी नॉलेज में बात आई कि और ये एक बाकायदा क्राइटेरिया है किसी भी सरकारी, अगर हम आम किसी महकमे के हवाले से भी बात करते चलें, उसके किसी डिपार्टमेंट छोटे से छोटे जो पोस्ट है उसके हवाले से भी बात करते चलें, तो एडवर्टाइजमेंट पहली शर्त जो है वो लाजिम की गई है, उसके बाद ही किसी की जो है वो अपॉइंटमेंट्स मुमकिन की जाती हैं। और फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन अगर हम भी अप्लाई करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि इतना ज़्यादा क्राइटेरिया होता है कि उसमें हम शायद फिट नहीं हो सकते और शायद हमें वो मुलाजमतें नहीं मिल सकती। तो जो हक पाकिस्तान की आवाम का उठा के बाहर आप किसी को दे रहे हैं तो ये तो देखें कि क्या वो उसमें फिट इन होते भी हैं या नहीं होते, और अगर नहीं होते तो किस बिना पर, किस बुनियाद पर आवाम के पैसे से उनको इतनी आसानियाँ और पक्ष जो हैं वो दिए जा रहे हैं। ये जो कंसल्टेंट मजीद हायर किए गए हैं, क्या इनमें से कोई मजीद ऐसा कंसल्टेंट है जिसे कि क्राइटेरिया के तहत हायर किया गया? देखें, इशू यही है कि जब सरकार का पैसा ना, बदकिस्मती से यही कहा जा सकता है, आप 1 मिलियन 2 मिलियन के लोग बैठे हुए हैं, 15,000 वाला 18,000 वाला आज धक्के खा रहा है। तमाम इदारों में देख लें, अगर इमरान खान को किसी ने बताया होता है कि जनाब आपने अभी तक के कितने लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया जिनकी सैलरी क्या थी 15,000 18,000 20,000 25,000 30,000, मिलियंस लेने वाले, मोर देन मिलियंस लेने वाले, वो अभी भी सिफारिश पे आ रहे हैं, फलाने की सिफारिश है, फलाने की सिफारिश है, और बड़े बड़े जो इदारे बना के ऐसे लोग बैठे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मिस्टर आसिफ शाहिद हैं, इनको भी बगैर इश्तिहार के अपॉइंट किया गया, इनको कंसल्टेंट 2018 में किया गया। अब BPS 21 की ये सैलरी ले रहे हैं, और ना तो ये इनका तजर्बा है और ना ही इनकी क्वालिफिकेशन है, और इनकी जो 3 साल जो डिग्री है, बैचलर डिग्री जो इनकी है, और फिर उसके बाद ये भी देखा गया कि इनको मुबैयन तौर पर गैर कानूनी तरीके से शिफ्ट किया गया, यानी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, वहाँ से अराउंड 1 मिलियन पर मंथ ये ले रहे थे अंडर वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट ऑफ हज। देखें, इस तरह के प्रोजेक्ट्स जितने भी होते हैं, कुछ तो बाहर से जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े NGOs होते हैं, अपने मकासद के लिए कुछ फारसी लोगों को रखते हैं, अपने मकासद पूरे करते हैं, और या वो इस मुल्क के लिए। मैं आपको बताऊँ कि जैसे हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात की कि जिसमें DGs 18-20 DGs बैठे हुए हैं, एक बड़ी फौज बैठी हुई है जनाब डायरेक्टर्स की, और पैसे कितने देने हैं गरीब जो ख्वातीन हैं, बच्चे हैं, कितने पैसे देने हैं? 2,000 5,000 6,000। उनकी सैलरीज देखें कि जहाँ से डेपुटेशन में जाते हैं वो 2 गुना 3 गुना सैलरीज लेंगे। गाड़ियाँ उनके पास देखें कौन सी हैं, यानी आपका अरबों रुपए तो आपकी सैलरी के माध्यम में ऊपर वाला तबका खा जाता है। लेकिन हम फिर आप देख सकते हैं इस मुल्क की बदकिस्मती ये है, एक इदारा 10 साल बनने के बाद ये कहते हैं कि वही जो डॉक्टर सानिया नश्तर हैं,
वो ये कहते हैं कि जनाब 8,40,000 डाटा हमने निकाल दिया है, वो लोग गलत पैसे ले रहे थे, उनसे रिकवरी भी नहीं की गई। फिर उन्हें कहा जी तहकीकात करें, 100 बंदा उन्होंने जनाब इमरजेंसी में निकालना जब कोर्ट में केस चला गया। तो ये एक इदारे की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये मौसूफ जो हैं मिस्टर आसिफ शाहिद, ये 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए जो है ना पर मंथ ले रहे हैं, और ये ना तो इनको ये क्वालिफाई करते हैं, ना इनके लिए एडवर्टीजमेंट की गई है। और इससे पहले वर्ल्ड बैंक की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने रिजेक्ट भी किया है इनका केस कि बीइंग IT पर्सन जो है इनका कोई मैनेजमेंट का जो है ना वो एक्सपीरियंस नहीं है और क्वालिफिकेशन नहीं है, और ही इज़ नॉट एलिजिबल। लेकिन हम तारिक बिनोरी साहब ने उसको भी ट्विस्ट किया, मैनिपुलेट किया और सिचुएशन को चेंज किया और हमने देखा कि उन्होंने एक्सपीरियंस के बगैर, सारी चीज़ों के बगैर, क्योंकि जब मैंने कहा सिफारिश कहीं और से हो तो फिर मजबूरी भी बनती है, और पाकिस्तान में यही हमारा क्राइटेरिया है, यही हमारी CV है, यही जो है वो आप कह सकते हैं कि मेरिट है। अब एक तो ये देखा जा रहा है कि इनकी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, और उन्होंने डायरेक्टर HRM गैर कानूनी तौर पर इनको अपॉइंट किया। अच्छा, इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि एडवर्टीजमेंट किया ये क्लोज रिलेटिव्स में से हैं या फैमिली जो मेंबर, जैसे हम बिगर फैमिली जो है वो कहते हैं, या चेयरमैन HSC के हवाले से कहा जा रहा है कि उनके बहुत करीबी हैं, उनकी फैमिली में से हैं, क्या ऐसा है? बिल्कुल, इनके बारे में मैंने कहा कि ये खुद कई जगह पे बताते हैं कि जनाब हायर एजुकेशन के चेयरमैन के साथ इनका क्या ताल्लुक है, और ये चीज़ें छुपती तो नहीं है ना, अगर नहीं है तो फिर भी पता चल जाएगा, है तो फिर भी पता चल जाएगा, सबको पता है, वहाँ बैठे हुए दाएं बाएं सबको पता है। देखना ये होगा कि इतनी और डॉक्टर गिलानी जो है वो क्या करते हैं, और हायर एजुकेशन चेयरमैन की, क्योंकि वो इस सिस्टम को नहीं समझे, वो क्या करते रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में, उनके पास कोई ऐसा पोर्टफोलियो थोड़ी रहा कि पूरे मुल्क की आपने हायर एजुकेशन को देखना है, ये तो पोर्टफोलियो कभी भी नहीं रहा। वो वहाँ पे क्या करते रहे हैं वो भी सबको पता है। अब वो उठ के आएंगे तो डेफिनेटली उनके लिए कोई भी बंदा उठ के आएगा वो हायर एजुकेशन का चेयरमैन खुद बनेगा। तो बहुत से लोग अभी इनकी जो एक्सपीरियंस ना होने की वजह से, मैं ये नहीं कहूँगा क्वालिफिकेशन नहीं है, देखिए मैनेजमेंट का एक अपना एक आपका तरीकाकार होता है, जो बंदा समझ रहा हो इन चीज़ों को, डेफिनेटली फिर लोग दूसरे फ़ायदा उठाते हैं, और यही हुआ। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। मिस्टर अजहर लतीफ़ हैं, ये DG सर्विसेज हैं, और ये भी मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर इनको भर्ती किया गया। कोई इनकी प्री रेकोजिट जो इनकी क्वालिफिकेशन है वो पूरी नहीं हो रही, एक्सपीरियंस इनका पूरा नहीं हो रहा, और इनकी वैसे भी करप्शन और बाकी चीज़ें भी हैं, वो मैं मांगी हुई हैं इनसे कि इन्होंने टेंडर्स में जो कुछ किया, इन्होंने परचेजेस में जो कुछ किया, ट्रांसपोर्ट में जो कुछ किया, ठीक है, वो कुछ सबूत हमारे पास हैं, हमने इनसे मांगे हैं, अब देखना है, नहीं तो हम खुद जाएंगे। और अभी तक 40 मिलियन 4 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, रेनोवेशन हो रही है HEC के गेस्ट हाउस की। टेंडर किसको दिया गया, अवार्ड किसको दिया गया, वो जो प्रॉक्सी फर्म है वो किसकी है, और बाकी जो दीगर फर्म हैं उनको कैसे आउट किया गया, और फिर क्वालिटी क्या है काम की जो सब स्टैंडर्ड काम हुआ है वो भी आपके सामने जो है ना वो चीज़ें आएंगी, वो तो आपको नज़र आ जाएगा। फिर अगेन ये 2 कार यूज़ कर रहे हैं, 2 कार यूज़, एक तो 16 cc कार है, फिर 1300 cc कार है, पर्सनल पर्पज़ के लिए ये जनाब यूज़ करते हैं। और हायर एजुकेशन की आंखें, चेयरमैन की आंखें क्योंकि बंद हैं, कि डेफिनेटली वो मैंने कहा कि अगेन कि उनको इस पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे काम करने का तजर्बा ना होने की वजह से उनका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। अभी भी अगर हायर एजुकेशन की गुज़श्ता 3-4 सालों की आप अगर तहकीकात करवाएंगे तो बहुत कुछ निकल आएगा, जो लोग फ़ायदा गलत उठा रहे हैं। ठीक। अच्छा, अब उन्होंने ना सिर्फ गाड़ियों से ट्रैकर उतारे हैं, 4-5 गाड़ियों से, वो भी आपसे मैं शेयर करता हूँ कौन कौन सी गाड़ियों से, और उनको फिर मिस यूज़ किया गया, फिर कहाँ कहाँ से उनको कॉल आती है, किन किन लोगों को पिक किया जा रहा है, ड्रॉप दी जा रही है, और ये भी फिर ग्रीन नंबर प्लेट गाड़ियों की जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस्तेमाल, हाँ, ये अभी यही तो मसला है हमारे यहाँ, विदाउट ग्रीन प्लेट नंबर करके तो फ़ायदा उठाया जा रहा है ना। अब इसमें करोला जो है GAF 465, इसी तरह एक और कार है इनको जो अलाट की गई है GAF 111, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, इसका ट्रैकर ज़ाहिर बहुत सी चीज़ें तो हैं जो हमारे लोगों ने ट्रैक तो किया हुआ है, लेकिन इन्होंने अपनी होशियारी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि शायद ये
समझदार हैं, फ़ौरन जो है वो चेंज करने की कोशिश करेंगे। मिस्टर रिजवान राशिद हैं, इनको जनाब चीफ IT कंसल्टेंट बगैर एडवर्टीजमेंट के जनाब किया गया। ये जनाब इनको किसी ने समझाया है चेयरमैन एचईसी की, जनाब आपके बहुत इख्तियारात हैं, आप जिस पे हाथ रखेंगे कोई नहीं उसके पूछने वाला। एक तो इनकी उम्र भी ओवर है, IT कंसल्टेंट है, उम्र इनकी ओवर है और बड़ी सैलरी यानी ले रहे हैं ये, और लाहौर में बेस्ड है। कोई पता नहीं ये कब आते हैं कब जाते हैं और किस किस सिफारिश है, ये एक अगेन लंबी स्टोरी है। और IT के हवाले से कंसल्टेंट है, इनका क्या काम IT का आता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मोर देन 65 ईयर्स ओल्ड है। बहुत से लोग कहते हैं कि जनाब इनको तो व्हाट्सअप भी सही तरीके से यूज़ नहीं करना आता और बहुत सी चीज़ें नहीं होती है, और IT के कंसल्टेंट हैं। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हायर एजुकेशन ने जो IT के कंसल्टेंट इस तरह के लगाए हुए हैं जिनको पता ही नहीं कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, और फिर अपने काम के हवाले से भी जो वो पूरा नहीं होता, फिर यूनिवर्सिटीज़ को ठीक करना है, और ऊपर से कोविड है, जब IT का दौर है, आपने सारी चीज़ें करनी थी, इसीलिए तो स्टूडेंट भी बेचारे सड़कों पे आ रहे हैं, वो अलग से रोल रहे हैं। मिस्टर फजल मैकन है जनाब कंसल्टेंट, ये एक तारीख में अगेन अनोखा काम हुआ है। इनको रिफॉर्म्स इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स पे लगाया गया है, ठीक है। इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किया गया, किसी प्रोसेस के बगैर ही। जरा ये बड़ा आसान होता है कॉन्ट्रैक्ट पे लाया जाए किसी भी बंदे को, क्योंकि ये आप कहते हैं कि जनाब मेरी अथॉरिटी है, उसके बाद फिर किसी तरीके से अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस एक ऐड दिया जाता है, कोरिजेंडम भी बाकायदा तौर पर दिया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा तजर्बा है फजल मैकन साहब का, बहुत बड़े कंसल्टेंट हैं जनाब। फिर इन्होंने स्पेशल एडवर्टीजमेंट की गई और वो उसके लिए रखा गया कि बैचलर डिग्री हमें चाहिए बंदा जनाब, हमें कोई मास्टर कोई MPhil PhD बनना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ BA पास बनना चाहिए जनाब, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था एडवर्टीजमेंट आप देखेंगे सिर्फ शक्ल तस्वीर लगानी थी फजल मैकन की। अच्छा जी, मिस्टर मैकन क्वालिफिकेशन जो है वो, क्योंकि मैंने बताया कि क्या है, और ये 3 टाइम हाई सैलरी जो है वहाँ से ले रहे हैं, और एज अ फेडरल सेक्रेटरी जो है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जनाब हैं। लेकिन ये देखें, यही तो चीज़ें हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं सेक्रेटरीज ब्यूरोक्रेट्स जो अब जब उनकी रिटायरमेंट होने वाली होती है तो वो अपने अपने लोगों को मुख्तलिफ एरिया में बैठा देते हैं, उनको नवाजते हैं, पहले ही ऐसे मामलात में उलझ जाते हैं और अपनी फैमिली को और अपने आप को सिक्योर करते हैं, जनाब मैं रिटायर्ड होने वाला हूँ, उसके बाद मैंने बैठना है। अब 2018 चेयरमैन HEC ने बहुत सी चीज़ें ऐसी अपॉइंटमेंट बनाई हैं जो वायलेशन है रूरल रेगुलेशन की, जितने भी बड़ी टॉप पोजीशन अभी आपसे शेयर किए हैं, इसी तरह बहुत सी नीचे पोजीशन है। परचेजिंग में क्या कुछ होता रहा है, इनको तो पता ही कोई नहीं है ना, इनसे साइन लिए जाते हैं सिर्फ। और बार बार मैं बता रहा हूँ कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पावर्स जो हैं वो मिस यूज़ की गई हैं, और इसीलिए उसको परमानेंट नहीं लगाया जा रहा है ताकि पावर यूज़ की जाए। और फिर मेंबर ONP एडवाइज़र मॉनिटरिंग एवेलुएशन एडवाइज़र क्वालिटी कंट्रोल एजेंसी, DG सर्विसेज, DG लर्निंग इनोवेशन, DG रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डजन्स ऑफ अदर कंसल्टेंट जितने भी हायर किए गए हैं जी। अब ये तमाम की तमाम जो अपॉइंटमेंट्स हैं। अच्छा, ये अपॉइंटमेंट्स जब हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन किए चले जा रहे हैं, अगर ख़ासतौर पर हम बात करें, जैसे अभी हमारे सामने कई एग्जांपल्स आई हैं कि एडवर्टाइजमेंट नहीं दी गई या दी गई तो बस कुछ इस तरीके से कि रखे गए लोगों की बस तस्वीरें लगानी बाकी थी। अमेंडमेंट्स उन्होंने की, रूल्स चेंज किए जो कि बज़ाहिर उनका इख्तियार नहीं है, उनको चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है या फिर हायर एजुकेशन कमीशन है, इनसे इसकी इजाज़त जो है वो लाजिम है कि वो लें। क्या उन्होंने ऐसा किया? क्या वो इजाज़त लेते रहे? क्या एजुकेशन कमीशन की जो मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं वो सोई बैठी हुई थी, या इन्होंने बगैर इजाज़त के ही ये सारा सिलसिला जारी रखा और किसी ने चेक नहीं किया? देखिए, इन्होंने बहुत सी जो अमेंडमेंट्स की हैं, चेंजिंग की हैं, वो अप्रूवल के बगैर की हैं। जो हायर एजुकेशन कमीशन जो है मौजूद है, कमीशन मौजूद है, फिर इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन मौजूद है, जो कि हायर एजुकेशन का लॉ कहता है। उन्होंने उसको भी, मैंने कहा ना कि बाहर से हैं, बहुत बड़े जनाब वो हैं, और इशू यही है ना कि बाहर से आने वाला बंदा यहाँ पे इदारे तबाह करके चला जाता है, उसके जो दाएँ बाएँ घूमने वाले होते हैं, खुशामदी होते हैं, वो भी तबाही कर जाते हैं। उसके बाद 4 साल बाद हमें 10 साल बाद पता चलता है जनाब वो तो ये कर गया था, ठीक है, और ये फिर निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, ये 22 करोड़ आवाम नहीं फेस करना है, टैक्स तो पैसा इन्होंने देना है। ठीक है, हम ED के हवाले से भी बात बिल बढ़ रहे हैं, गैस के बिल बढ़ रहे हैं, क्यों, वजह क्या है?
मतलब टैक्स के पैसे ही से मुल्क चलता है ना। बिल्कुल, वो ठीक है, मुल्क के ख़जाने पर यकीनन हम इन मसाइल पर जो जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने विप्स के हवाले से भी बात किया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसके हवाले से और इसके अंदर जो विप्स के अंदर बेज़ब्तियाँ हो रही हैं उनके ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी किया इन इशूज़ को, लेकिन आने वाले वक्त में हम उनके ऊपर भी स्पेसिफिक प्रोग्राम्स जो है वो लेकर आएंगे और बात करेंगे कि हर डिपार्टमेंट का जो डीजी है वो कैसे लगाया जाता है और उसका क्या किरदार होता है। लेकिन जब हम हायर एजुकेशन कमीशन की बात करते हैं, ये तो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर बाकायदा तौर पर हम ये समझते हैं कि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए आप एक रोल मॉडल इदारा भी हों और यहाँ पर काम करने वाले लोग भी वो लोग हों कि जिन्होंने पाकिस्तान से तालीम बेहतरीन हासिल की है, उन्होंने यहाँ से डिग्रियाँ हासिल की हैं, उन्होंने अपनी जो कारकर्दगी है उसकी बिना पर इसको क्वालिफाई किया और उसके बाद वो आके अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। ये हालात हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी जानिब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हवाले से अगर हम बात करते चले तो क्यों नहीं उनको हायर किया जाएगा परमानेंट पोस्ट? पहले भी मैंने कहा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तकरीबन 3 साल इनको भी होने वाले हैं, इन्होंने इसलिए अपॉइंट नहीं किया कि पावर्स को यूज़ करना था। अभी इन्होंने जनाब क्या किया कि एक सेक्रेटरी जो रिटायर होने वाला है फेडरल, उसको उठा के लगा देंगे, जो कि बेसिकली हायर एजुकेशन जो अपने उनके रूल है 2002 उसके खिलाफ ये नहीं काम करें, अपने ही आइन के खिलाफ जो है ना वो काम करें। अब ये इशू है कि आप जब आपको दाएं बाएं जो मशीर बनते हैं वो आपसे गलत काम करवाते रहते हैं, एक टाइम ऐसा आता है। अब आप देखें यूनिवर्सिटीज़ अलग से एहतजाज कर रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चरर, एसोसिएट, प्रोफेसर वो अलग से एहतजाज करें HEC के बाहर, स्टूडेंट अलग HEC के बाहर वो कर रहे हैं और उनको वो टस से मस नहीं होते। और फिर उन्होंने ऐसे ऐसे कंसल्टेंट लगा दिए हैं कि जो घर से बैठ के, उनको घर का भी नहीं शायद पता, वो वहाँ से बैठ के काम कर रहे हैं और घर वालों को भी नहीं पता कि ये काम क्या करते हैं हायर एजुकेशन में। अच्छा, इस तरह की है। और एक नाम क्या है जनाब हायर एजुकेशन के, जनाब काम कर रहे हैं कुछ लोग 12 पेजेस बनाकर कॉपी पेस्ट करके वो मुल्क की तबाही कर रहे हैं और कुछ लोग घर में बैठ के IT को देख रहे हैं। तो इसी तरह जब होगा तो डेफिनेटली आपने देखा होगा 2 सालों में, गुज़श्ता 2-3 सालों में हायर एजुकेशन का ग्राफ कहाँ पे पहुंचा है। ठीक। फिर एक और जो एक इंतहाई अहम चीज़ जो मैं इससे पहले कि आप तरफ आगे बढ़े, मैं यहाँ ज़रूर आना चाहूँगी, एक चीज़ जो काफ़ी अरसे से हाईलाइट की जा रही है। जब हम मौजूदा शुरू में हाईलाइट की गई, मंशूर में PTI ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है उसको यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया जाएगा। इस हवाले से क्या काम हुआ, यूनिवर्सिटी कहाँ है वो? देखें, इमरान खान के अभी भी कुछ पुराने क्लिप्स होते हैं ना जिसमें वो एक दफ़ा बैठे हुए हैं किसी टॉक शो में, कहते हैं जनाब जो ही मेरी हुकूमत आएगी बुलडोज़र खड़ा होगा, फ़ौरन जितने भी गवर्नर हाउस हैं सब ख़त्म करेंगे जनाब, वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी, वहाँ पे तालीमी इदारे बनेंगे, वहाँ पे हॉस्पिटल बनेंगे, ये बोझ है मुल्क पर। फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में यूनिवर्सिटी बनाने की बात की और मौसूफ ने 40 करोड़ रुपया लगा दिया इस पर। हमने ये भी मांगा हुआ है कि हमें बताया जाए कि जनाब ये कहाँ पे लगा, हुआ क्या अभी तक, मुझे ये बताया जाए कि 40 करोड़ पे लगा दिया आपने, उसकी जनाब इफ्तिताह हो गया, अभी तक वहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं, उसकी कोई NOC नहीं है, कोई कुछ नहीं हुआ। अपने दोस्तों को बुलाया, उनको एंजॉय कराया, घुमाया फिराया प्राइम मिनिस्टर और वापस बाहर भेज दिया। ये है जनाब हमारा मुल्क और गरीब अवाम। ये इमरान खान को देखना होगा कब तक आप एक चीज़ को कैश करते रहें कि आप खुद करप्ट नहीं हैं जी, आपने एहतसाब करना है, टीम आपकी सारे नीचे ऐसी है, एहतसाब हक हो रहा है। अगर आप आज एहतसाब, अगर साथ साथ एहतसाब नहीं होगा तो फिर तो कल आपकी हुकूमत नहीं होगी तो अपोजिशन में डेफिनेटली वो यही पोजीशन होती है। आज मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, अभी जो पब्लिक अकाउंट्स ऑफिसर है, सबसे बड़ा इदारा है आपका, उसमें जनाब राणा तनवीर साहब बैठे हुए हैं। इसी तरह इनकी हुकूमत किसी होगी तो आपका पोजीशन आपका बैठ जाती है और एहतसाब कहाँ खाक होगा जब साथ साथ एहतसाब नहीं होगा, आप साथ साथ आपको बताया जाए तो वो नहीं होगा। एहतसाबी अमल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो यकीनन जो बड़ी बड़ी करप्शन है, जो बेज़ब्तियाँ हैं, उसके ऊपर तो शोर मचा लिया जाता है, वो लोगों के सामने लाने की भी कोशिश की जाती है। ये वो इस वक्त मैं समझती हूँ कि नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी है, क़वायद की खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तान के कवानीन के साथ जो एक अमानत उनको सपोर्ट की जाती है उसमें बेहतरीन तरीके से ख़यानत इस वक्त वो कर रहे हैं और जितनी मैक्सिमम कर सकते हैं। हमने मांगा है इनसे कि अमेरिका से कितने लोग बुलाए गए हैं, बाहर से कितने लोग बुलाए गए हैं, उनको ठहराया कितना गया, ठहराने के भी पैसे लिए गए, उसमें भी एम्बेजलमेंट्स हुई हैं वापस भेजने की, और ये होता क्या है इस मुल्क में। फिर हमने वो जो हज़रत बिलाल हैं DG HRM हैं, उनको भेजा है, उनको तमाम तर चीज़ें उनको भेजी हैं कि जनाब हमें ये दिया जाए, और उनकी जानिब से कमीशन में अभी मतलब जाएंगे, हम वहाँ से लेंगे अगर ये यहाँ पे चलाकी होशियारी दिखाने के काबिल रहेंगे। दूसरा जो बहुत अहम आपने देखा होगा, मौजूदा हुकूमत ने यह भी कहा कि जितने सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपने एसेट डिक्लेयर करें। हमने ये भी इनसे पूछा कि जनाब अपने एसेट भी बताएं, आप
के एसेट कितने हैं, अभी हो क्या रहा है, एक एक कंट्रैक्टर जो है वो उसको क्या दिया जाता है, परचेजिंग कैसे हो रही है, प्रिंटिंग कैसे हो रही है, ये एक अलग से कुछ चीज़ें हैं वो अच्छा नवी साहब, यकीनन अगले प्रोग्राम्स में हम इस पर बात करेंगे क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है, माजरत। और दूसरा ये कि बहुत शुक्रिया आपने इतनी ख़राब तबीयत के बावजूद भी इस अहम मौजू पर जो है वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और इसको हाईलाइट भी किया। ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक उनकी जो मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, उससे जो टैक्स पे किया जाता है, वो टैक्स पेयर्स की मनी कहाँ पर खर्च हो रही है, ये इसके लिए ना सिर्फ एहतसाबी अमल के तहत भी जवाबदेह ठहराया जाए उन लोगों को जो कि जिम्मेदार हैं। अगर हम हायर एजुकेशन कमीशन की बात कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन का ये फ़र्ज़ है कि उस पर काम करने वाला हर शख्स इस इदारे का ना सिर्फ क्वालिफाई करता हो उस पोजीशन के लिए कि जिस पर उसको बिठाया गया है, बल्कि उसका काम वाज़ेह तौर पर दुनिया के सामने हो कि उसने क्या काम किया है। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आम आदमी जो है वो इस बात का हकदार ठहरता है कि वो सवाल कर सके किसी भी इदारे से, किसी भी शख्स से कि वो क्या काम कर रहे हैं उनकी बेहतरी के लिए। तो हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो यकीनन इसके तहत, जैसे कि नवी साहब आपने आगाह किया कि इनसे जवाब तलब कर रखा है और हम उम्मीद करते हैं कि बहैसियत जिम्मेदार शहरी और एक इतनी अहम ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन होने के नाते तारिक बनूरी साहब जो हैं इसका जवाब ज़रूर देंगे और इसके साथ साथ जो दीगर लोग हैं वो इसका जवाब ज़रूर देंगे कि वो इस ओहदे पर बैठकर आवाम के पैसों से पर्क्स लेते हुए, महंगी और हैवी सैलरीज ड्रॉ करते हुए क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ भी कई कवायद जो हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन के ना मानने पर फोर्स की गई हैं क्योंकि वो एहतजाज कर रहे हैं, उनको ये पॉलिसी समझ नहीं आ रही है। तो हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर मजीद क्या हो रहा है उसके हवाले से भी हम आपको बताएंगे आने वाले कुछ प्रोग्राम्स में। वो बेइज्जतियां हम आपके सामने लेकर आएंगे नामों के साथ कि जो वहाँ बैठे हुए हैं और जो ये समझते हैं कि ये मुफ्त की कमाई है कि बस हमने इसको उड़ाना है, अयाशी करनी और चले जाना। उन लोगों के हवाले से काफ़ी अहम मालूमात हम आप तक लेकर आने वाले हैं अपने आइंदा प्रोग्राम में। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो और मालूमात आप तक बर वक्त पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।